हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 4 जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेट नंबर 4 में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं और साथ ही साथ नंबरिकल क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत से लेकर इन पोजीशन तक देखिए, पूरा बेहतरीन तरीके से ये क्लास में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, खुद से टारगेट बनाइए कि सर 30 का मतलब 30 होता है, हम लोग 30 का मतलब कभी भी 29 नहीं सुने हैं। और याद रखिएगा 10 तारीख और 17 फरवरी को जो आप लोग एग्जाम होने वाले हैं ना, फाइनल एग्जाम में, टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। मैं आप लोगों को इससे पहले सेट 1 सेट 3 तक मैं अच्छी तरह से मैं प्रोवाइड किया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेट 4 क्लास। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक नहीं देखे, मिस हो चुका है, तो कहां पे मिलेगा आपको? प्लेलिस्ट में। अच्छी तरह से क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाइए, सारा चीज आपको बेहतरीन तरीके से वहां पे मिल जाएंगे। अच्छे ढंग से सारा क्लास को कंप्लीट कर लेना है। और वादा है इस बात की कि ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी क्वेश्चन आएगी, याद रखिएगा कैसे भी क्वेश्चन आएगा, इन सेटों से बाहर नहीं पूछी जाएगी। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा फास्टली क्लास करेंगे। क्वेश्चन आज हम लोग को बहुत जबरदस्त देखना है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, समझिएगा, किसी वस्तु को उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे, किसी फॉर्म द्वारा प्रयुक्त साधन आगत एवं प्राप्त निर्गत के संबंध को कहते हैं। मतलब साधन, देखिए यहाँ पे आपसे लिखा गया है ना कि आगत एवं प्राप्त निर्गत, आगत और निर्गत के संबंध को हम लोग क्या किससे इंडिकेट करते हैं? उत्पादन फलन से इंडिकेट करते हैं। किससे? उत्पादन फलन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग में को शामिल किया जाता है? तो बताएंगे सर किसी भी संयोग को, कोई भी संयोग हो उनको शामिल कर लिए जाते हैं। एक बार मैं बताना भूल गया हूं, ये क्लास आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए वैलिड है। याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्पादन फलन को हमेशा ए, बी, सी और डी समीकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह से उत्पादन फलन होती है ए, बी, सी और डी द्वारा यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं। तो बोल सकते हैं सर कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। दो श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप है। अब उत्पादन फलन के स्वरूप आपसे पूछा गया है, तो मैंने अभी जस्ट बताया सर। क्या बताया सर? ए, बी, सी और डी। 4 रहे तो 4, 2 रहे तो 2। तो आपसे कितना पूछा गया था? 1 और 2। तो बताएंगे सर 1 और 2 यहीं पे हमें दिख रहा है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पैसेंस बनाकर रखिए, सारा चीज आपको समझ में आएगी। याद रखिएगा A to Z। क्वेश्चन है सर 7 नंबर, उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन फलन का संबंध हमेशा उत्पादन के साधनों से होती है। याद रखिएगा, जो उत्पादन फलन है ना, इसका संबंध हमेशा उत्पादन के साधनों के साथ होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 पे आते हैं सर। आगत का निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को कहा जाता है। आगत है, निर्गत में कन्वर्ट हो गया है। आगत है, निर्गत में कन्वर्ट हो गया, उस प्रकार के सिचुएशन को हम लोग, क्रिया को हम लोग उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों शेरनियों? उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कोई उत्पादक या फॉर्म भूमि, पूंजी, श्रम एवं कच्चे माल आदि साधनों का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन की प्रक्रिया। कोई भी सामान का उत्पादन हो रही है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? उत्पादन की प्रक्रिया ही कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर। उत्पादन से क्या तात्पर्य है? उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो आगत का निर्गत में रूपांतरण होना, आगत का निर्गत से रूपांतरण होना, मैंने जस्ट बताया। साधनों की सहायता में वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण होना, मतलब क्या हो जाए? साधन, मटेरियल का निर्माण होना, नई उपयोगिता का सृजन होना, नए नई चीज बनाना। तो बोल सकते हैं सर उपयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन, ये क्वेश्चन एक बार पेपर उठाकर देखिएगा, 2020 का और 2022 का पेपर उठाकर देखिए, दोनों ही साल पूछे गए थे। एक साल गैप पूछा गया, मतलब 2023 में नहीं पूछा तो 24 में पूछेगी। उत्पादन का सक्रिय साधन होती है ना, उसको हम लोग श्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम। देखिए कोई भी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फैक्ट्री 3 चीज चाहिए, पहला पूंजी, श्रम और भूमि। इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर क्वेश्चन 13, किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है? किस साधन की कीमत को? तो बताएंगे श्रम की कीमत को हम लोग मजदूरी के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? ब्याज का मतलब होता है, याद रखिएगा, रेट। क्या कहता है हम लोग? इसको हम लोग रेट कहते हैं, ठीक है। तो रेट हम लोग बोलते हैं सर पूंजी को, याद रखिएगा। पूंजी पे ही ना टैक्स लगता है, पैसा रहेगी तभी ना हमें रेट देना पड़ेगा, दर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है सर श्रम से क्या तात्पर्य है? श्रम मतलब हम लोग अभी जस्ट बताएं सर श्रम का मतलब क्या होती है? तो बताएंगे सर एक व्यक्ति जो लेबर के रूप में काम करती है, तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, उसी को हम लोग बोलते हैं सर श्रम। क्या बोलते हैं? श्रम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 पे आते हैं सर उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। जो उत्पादन संभावना वक्र है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के एग्जाम में टपकेगा। हाँ मेरे शेरनियों, 2024 के पेपर में आपको डायरेक्ट आपके पेपर में टपकेगी। क्या है क्वेश्चन? फिर से समझिएगा। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है हमेशा, याद रखिए, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। याद रखिए, क्या कहेंगे सर? ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 17, उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन सा है? उत्पत्ति का हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण जो होती है ना, साधनों का अपूर्ण हस्तांतरण, साधनों का अपूर्ण हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन 18, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम से की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो व्याख्या होती है किस नियम से की जाती है? परिवर्तनशील अनुपातिक नियम। और परिवर्तनशील अनुपातिक नियम का ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो नहीं दिखे, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगी, ठीक है, सब्जेक्टिव का A to Z कंटेंट। क्वेश्चन 19 है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन, तो बताएंगे सर पैमाने के प्रतिफल नियम। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के छपेगी। मैंने ये भी क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से मैं बता चुका हूं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, इतना इजीली से तैयार नहीं हुआ। ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों का ब्लूप्रिंट प्लस आप लोगों का कोई भी गेस पेपर हो, याद रखिए, कोई भी गेस पेपर हो तथा मॉडल पेपर, क्या शेरनियों मॉडल पेपर प्लस सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्टेड पेपर, इन चारों को मिलाने के बाद ये सेट को तैयार किया गया है, तब जाकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर प्रतिदिन चाहते हैं सर इकोनॉमिक्स का क्लास हमारे कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो एग्जाम से पहले तो हमें कम से कम सारा चीज को क्लियर तो करना पड़ेगा ना। और टारगेट बनाइए, पहले से मैं बार बार कह रहा हूं कि 30 का मतलब 30 होता है, पहले से चाहे कितना भी मेहनत हमें क्यों ना करना पड़े, ठीक है। दूसरी बात यह रहा सर कि एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले, क्या एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले पूरा फास्टली क्विक रिवीजन चलेगी, पूरा फास्ट क्विक रिवीजन चलेगी। 2 वीडियो होगी, जहां पे एक ऑब्जेक्टिव का होगा और एक सब्जेक्टिव का होगा। जितना भी लॉन्ग वीडियो होगी ना, आप लोगों को याद रखिएगा, स्किप नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस समय मैं पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा आप लोगों का। और आप लोगों को एयरफोन लगाना है, आप पूरे क्विक रिवीजन का पूरा क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंतिम पोजीशन तक बेहतरीन ढंग से रात के समय देखकर सुबह को आपका पेपर देने के लिए जाइएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है सर वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकालीन। क्या बोलते हैं सर? दीर्घकालीन और अल्पकालीन के बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 21 पे आते हैं, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है? तो बताएंगे सर अल्पकालीन में। कौन सा? अल्पकालीन। कुछ क्वेश्चन है ऐसा जो बार बार रिपीटेड होती है, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर को व्याख्या करती है? तो बताएंगे सर 3 स्तर को। कितना स्तर को? 3 स्तर को। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर का करना चाहते हैं? तो बताएंगे सर 2 स्तर का। 2 स्तर का, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, हो सके 24 में पूछा जा सकता है, पढ़ना तो सारा चीज है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सर साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक सावन की मात्रा हो? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हम लोग का स्थिर हो। क्या हो जाए? स्थिर हो। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस काल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैमाने का जो प्रतिफल है वो किस काल से संबंधित रखते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, दीर्घकाल से। क्या हो जाएगी? दीर्घकाल। 2 चीज याद रखना, अल्पकाल, अतिकाल और दीर्घकाल, तीनों के बारे में आपको डिफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं कि यदि उत्पत्ति के साधन
यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दोगुना कर दी जाए, मतलब जो भी उत्पत्ति हुआ है उसके साधनों को, उसके अमाउंट को अगर हम लोग दोगुना कर देंगे, करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होती है, तो इससे क्या कहा जाता है? तो मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, साधन में 2 गुना वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, 2 गुना वृद्धि करते हैं, तो उत्पादन में ना ऑटोमेटिक 3 गुना वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसे हम लोग किसको कहेंगे? तो पैमाने का बुद्धिमान, याद रखिएगा, पैमाने का बुद्धिमान, बुद्धि माने वर्धमान, प्रतिफल नियम, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले 2 साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाता है? ऐसे साधनों को हम लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगी ना, उसको आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है। ये क्वेश्चन देखिए, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? उस दर को हम लोग बोलते हैं सीमांत उत्पादन। क्या बोलते हैं मेरे शेर शेरनियों? सीमांत उत्पादन। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक नहीं देखे, इस वीडियो को अच्छे ढंग से रोक दे। रोकने के बाद लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये देखने के बाद ना आपको फिर 1 से लेकर 3 छूट जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं इतना बेहतरीन तरीके से मैं इसको अरेंज किया हूं ना कि आप लोग देखेंगे जब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर अभी 4 हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस बेस पे हमारे क्लासेस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अभी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, पेशेंस रखिए। क्वेश्चन है सर, सॉरी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं किए शायद। ये क्वेश्चन देखिए, आपका यदि कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्तनशील साधन की मात्रा है, तो औसत उत्पादन का सूत्र होगा। औसत उत्पादन का याद रखिए, औसत उत्पादन, औसत एवरेज, एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार आप मेरा कान खोलकर बात सुन लीजिए मेरे लाल। एपी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी, याद है, टोटल प्रोडक्ट बटा क्वांटिटी। अब सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आपको फॉर्मूला पूछा गया है एग्जाम में ना, फॉर्मूला तो पूछेगा ही पूछेगा, आपका इससे रिलेटेड ना नंबरिकल क्वेश्चन पूछेगी, उस समय आप कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैसे सॉल्व करना है नंबरिकल क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मान के चलिए कि 5-6 प्रोडक्ट दिया गया, कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, फिर 5 मान लेते हैं, फिर 6 मान लेते हैं, फिर 7 मान लेते हैं। इस 4 मान लेते हैं 5 प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, 5 प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका, और आपसे कहा जाएगा ना कि हमें इन सब का एवरेज निकाल कर बताइए। क्या मेरे शेर शेरनियों, इन सब का एवरेज निकाल कर दिखाइए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट का आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे कहा जाएगा कि एपी एवरेज प्रोडक्ट का एवरेज प्रोडक्ट आपसे पूछी जाएगी। तो क्या करना है, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट काउंट करते हैं 12 5 17 17 6 कितना हो जाएगा सर, 17 6 23 23 7 30, कितना हो जाएगी 30, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी किसको बोलते हैं सर, कितना प्रकार के मटेरियल है, मटेरियल नंबर 1 2 3 4 5, आप बता डिवाइडेड कर देंगे 5 से, और इस तरह से इनको काटेंगे तो आएगा सर हम लोगों का कितना, तो 6। तो याद रखिएगा आपका जो एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगी ना, एवरेज प्राइस, एवरेज प्रोडक्ट आपका कितना हो जाएगा, तो बताएंगे सर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ना ऑब्जेक्टिव में तो आपका मान के चलिए कि फॉर्मूला क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन अगर फॉर्मूला के अलावा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए किसके बारे में बोलिए, न्यूमेरिकल के बारे में, तो आपको ध्यान से इस तरह से बनाना है जो मैंने आपको अभी एक बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जिसके बारे में अभी मैं बताया ना, यहां से यहां इसको हो सके 2-4 नंबर अपने मोबाइल पे अपने कॉपी पे लिख लें, और लिखने के बाद याद रखिएगा सही ढंग से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चन टपके की, बस याद रखना सही तरीके से। अगला क्वेश्चन पे आती है, कुल उत्पादन टोटल पी, देखिए आपका टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्तन साधन की मात्रा हो तो सीमांत उत्पादन, सीमांत याद रखें, मार्जिनल प्रोडक्ट, आपसे मार्जिनल एमपी का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। मैंने अभी ना आप लोगों को एपी का फॉर्मूला बताया था, समझिए मेरा लाल, समझिए, नहीं तो फिर ड्राइंग आपके एग्जाम के समय। देखिए मैंने अभी आपको ना बताया था किसके बारे में, तो बताएंगे सर एपी, याद रखिए सर एपी का मतलब होता है सर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मैं आपको फॉर्मूला बताया था टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये बात तो हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन में देखे, पर हमसे ना यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट ऑफ परिवर्तित साधन की मात्रा, तो सीमांत उत्पादन का मतलब से हमसे पूछा गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इससे भी रिलेटेड ना क्वेश्चन आएगी,
उस समय आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सर, ध्यान से रखिएगा, डेल्टा टीपी टोटल प्रोडक्ट बटा डेल्टा क्यू। यहां पे जो लिखे थे थोड़ा सा इसको नजर दौड़ाइए, यहां जो फॉर्मूला था बस सेम टू सेम होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का, सीमांत उत्पादन का सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, बस यहां पे आपको डेल्टा लगाना है। क्या लगाना है? डेल्टा लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर, सॉरी इसका इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि सर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किस तरह से हैंडलिंग करेंगे। ये टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आती है। समझिएगा, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु की 5 इकाई, मेरा बात को समझिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट से है 5 इकाई में, एक बार लिख देता हूं इकाई ताकि आपको समझने में आसानी हो। 5 इकाई में कितना उत्पादन हो रहा था सर? 24 वस्तु। कितना? 24 वस्तु। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ गया है। अब आते हैं सर, आपसे पूछा गया तथा उत्पत्ति के 6 इकाई मैं एक बार लिख देता हूं ना ताकि आपको समझ में आया एक चीज से। 6 इकाई में कितना सर? तो बताएंगे सर 30। क्या हो जाएगी सर? 30 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगी? सर हमें ना यहाँ पे पूछा गया है सीमांत उत्पादन। ओके सर, सीमांत उत्पादन को ना हम लोग इंग्लिश में मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या सर? मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी हम लोग जस्ट सर फॉर्मूला पढ़े, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है सर? समझिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है सर डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। क्यों होता है? याद रखिए क्या हो जाएगा सर? इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोगों को क्वेश्चन छपेगी। मैंने अभी जस्ट बताया था ना आप लोगों को कि देखिए ऑब्जेक्टिव में तो आपका फॉर्मूला आएगी, लेकिन अगर सब्जेक्टिव अगर आपके एग्जाम हो और उस समय अगर आपके पेपर में इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाए तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? आइडिया होना बहुत जरूरी है। क्या मेरे शेरनियों? आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं ना आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का, अगर चाहते सर हमें शॉर्टकट रूल चाहिए, हमें सिर्फ आंसर निकालना है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू डेल्टा टीपी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, इसका बनाने का जो तरीका होती है ना बहुत सिंपल सब है, बहुत सिंपल। आप सोच नहीं सकते हैं सर कितना सिंपल है। बस याद रखिए, क्या समझिएगा, 5 से 6 इकाई हो गया है सर। कितना बढ़ा है सर? 1 इकाई। 1 इकाई ओके, इक्वल टू 24 से सर 30 हो गया। कितना इकाई बढ़ा सर? 6 इकाई। मतलब बोल सकते हैं सर, याद रखिए 1 इकाई इक्वल टू 6, याद रखिएगा 1 इकाई बराबर 6 वस्तु। तो इस तरह हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन फॉर्मूला पे से नहीं, फॉर्मूला से मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताया, आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। फॉर्मूला पे से आएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगी। सबसे पहले आपको डेल्टा टीपी निकालना होगा, फिर डेल्टा क्वांटिटी निकालना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है। कुल उत्पादन मतलब सर टोटल प्रोडक्ट अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान, और ये क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे शेरनियों, 2024 के पेपर में छपेगी 200%, 1 नहीं 200% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है। कुल उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन, याद रखिएगा, 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 0। अगर इसको समझना चाहते हैं ना तो मैं आपको तराजू के माध्यम से, वाट के माध्यम से मैं समझा सकता हूं। समझिएगा, ये मान के चलिए सर सीमांत उत्पादन है मेरा, और ये मान के चल, ये सीमांत उत्पादन है सर मेरा, और ये मेरा मान के चलिए कुल उत्पादन है। तो जैसे जैसे कुल ये मान लेते हैं, मेरे बात को समझिए, ये सीमांत उत्पादन, ये कुल उत्पादन। अब यहाँ पे मान लेते हैं तराजू चढ़ा रहे, तो देखिए इसमें जितना भार होगी ना, याद रखिएगा, जितना भार होगी धीरे 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 इस तरह से ऊपर उठते जाएंगे। तो जो ऊपर उठ रहे हैं ना मेरे शेरनियों, इसको हम लोग टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, कुल उत्पादन। जब कुल उत्पादन अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ऋणात्मक नहीं होगी, कभी ख्यालों में, इस सपनों में भी ना सोचे इस तरह। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 0 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होता है। औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू, हम लोग अभी मैं आपको पिछला क्लास में बता चुका हूं, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू, याद रखिएगा एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है जब क्या होती है? औसत उत्पादन अधिकतम होती है। जब औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट क्या हो? अधिकतम हो, तब जाकर क्या होती है? इक्वल होती है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होती है तब औसत उत्पादन में क्या होती है? लो, कमी होती है। जब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन
औसत उत्पादन से कमी हो जाती है तब औसत उत्पादन हमेशा क्या होती है, कम होती है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे। क्लास अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा ही, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहला एक काम करना है, जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कर देना है, जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से लेकर स्टडी करें। पहला। दूसरी बात यह है कि क्लास शुरू से लेकर अंतिम तक अगर देखें तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और कमेंट कीजिएगा जरूर। लाइक करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर कमेंट कीजिएगा कि पूरा शुरू से लेकर अंतिम पोजीशन तक देखने के बाद अंदर से कैसे फील हुआ है आपको, अच्छा या बुरा। कार्बन डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू AL अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल का मान हमेशा होता है। क्या होता है सर? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, आप बीपी में भी आया था, बीपी ब्लूप्रिंट में भी आया था, याद रखिएगा। क्या हो जाएगी सर? अल्फा प्लस बीटा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। यदि किसी वस्तु की मांग, ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ना आप लोगों का नंबरिकल का क्वेश्चन याद रखिएगा, नंबरिकल के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैथ, जिससे हम लोग मैथ के कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं, मैथमेटिक्स के कैटेगरी में। किसी वस्तु के मान की दिया हुआ सर क्वांटिटी इक्वल टू 10 - 5p और आपसे पूछा गया है क्या, समझिएगा। यदि वस्तु की कीमत मतलब प्राइस आपका हिंट दे दिया है कि प्राइस जो है ना 2 है, मतलब जहां पे p होगी ना वहां पे जाकर आपको 2 पुट कर देना है। 10 - 5 दूनी 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो आएगा सर 0। क्या आ जाएगा सर? 0। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? मैंने पिछला वीडियो में ना इस तरह से मैं 3-4 क्वेश्चन करवाया था, एक बार जाके देखिए अच्छी तरह से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन का ना डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन रट्टा लगा लेना की स्थित है। ये क्वेश्चन है कैसा क्वेश्चन है, आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय खास करके मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि डोगलस, अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा, उसका ठीक आपको ऑपोजिट समझना है इसको। डोगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू AL अल्फा प्लस के बीटा में पैमाने का विद्यमान प्रतिफल का प्राप्त होती है। जब कब प्राप्त होती है? मैंने अभी एक बताया था अल्फा प्लस बीटा, एक याद रखना है कि A प्लस B ग्रेटर देन 1, A प्लस B ग्रेटर देन, याद रखना है कौन वाला में? डोगलस रहे और वर्धमान प्रतिफल का नियम रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। कॉब डोगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू AL के में पैमाने का हास्य प्रतिनियम, वहां पे वृद्धि था सर, वहां पे वृद्धि था। अब यहाँ पे हास्य मतलब आपसे कमी के बारे में कह रहा है, तो कमी हमेशा क्या होगी? वृद्धि का मतलब होता है सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपसे पूछा गया सर हास्य मतलब कमी होती है, तो A प्लस बी लेस देन 1, क्या डाउट? वृद्धि कहेगी तो सर ग्रेटर देन, और अगर कमी कहेगी तो लेस देन। हमसे तो ये कमी कहा गया था तो इसलिए मैंने लेस देन किया हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब ये आपका नंबरिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में एक बार उठाकर देखिएगा, पूछा गया था। 2 साधन श्रम एल और पूंजी के, याद रखिएगा लेबर और याद रखिएगा क्या हो जाएगी? कैपिटल। मेरे बात को समझिएगा, लेबर श्रम को हम लोग लेबर, पूंजी को हम लोग कैपिटल के रूप में जानते हैं। कि उत्पादन फलन Q वैल्यू दिया है सर Q इक्वल टू 5L प्लस 3K। ठीक है, श्रम और पूंजी की इकाई मतलब श्रम का मतलब होता है सर लेबर का भी वैल्यू दिया है सर 100 और पूंजी का पूंजी मतलब होता है कैपिटल। क्या होती है मेरे प्यारे? के इक्वल टू का भी वैल्यू दिया है 100। ठीक है सर, मुझे तो यहाँ पे समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस पुट कर देना है। के इक्वल टू कितना दिया था सर? 100 प्लस 3 इंटू 100। ओके, 5 को 100 से गुना करेंगे सर 500 प्लस के को 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300। जब इन दोनों को हम लोग काउंट करेंगे तो आएगा सर 800 और 800 ही आपका क्या हो गई? राइट आंसर। समझ में आया तो एक बार डन कर दीजिए। तो हमें लग रहा है कि इस प्रकार से अब कोई भी क्वेश्चन आएगी तो हम लोग इजीली से इनको सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है? एक बार जरूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि 2 साधन L और K के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल टू A अल्फा के बीटा हो तो पूंजी की इकाई 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा? तो बताएंगे सर हमेशा 0 होगा। जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, हमेशा क्या होगी? 0 होगा। तो 1-2 क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से कर लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि यदि श्रम का सीमांत उत्पादन MPL तथा वस्तु का मूल्य P हो तो श्रम के सीमांत उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, श्रम का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है किसके बारे में कहा गया सर? P के बारे में। तो याद रखिएगा P और होगा सर MPL। क्या हो जाएगी? MPL। इस तरह से कहां से ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए।
क्या डाउट है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। क्या इतना क्वेश्चन में अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करवाया, क्या आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है डाउट है, या आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डाउट उन्हीं का हो सकता है जो लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक नहीं देखेंगे, डाउट उन्हीं को होगा, इसके अलावा किसी को डाउट नहीं हो सकता है। अगर आप बेटर तरीके से चाहते हैं सर हम लोगों को और प्रिपेयर करवाइए तो एक बार कमेंट खुला हुआ है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि जो चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है सर कि मैं चिल्ला रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें तो पता चलेगा ना कि जो चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग क्लास को छोड़ते हैं। इसी तरह से हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 5 में। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेट नंबर 5 के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, मिलते हैं ना वीडियो में। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।